हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य हिंदी, जिसमें हम सॉल्व्ड पेपर के साथ हिंदी को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तथ्य बाण, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर है वर्ण विचार, जिस पर हम किस पर विचार करेंगे? वर्ण पर विचार करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। भाषा की सबसे छोटी मौखिक एवं लिखित इकाई कौन सी होती है? तो मौखिक मतलब जो मुंह से बोली जाती है, तो सबसे पहले क्या निकलती है हमारे मुंह से? ध्वनि। तो मौखिक इकाई है ध्वनि और लिखित इकाई होती है वर्ण। लिखित जो हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ण लिखते हैं, और बोलते हैं तो एक ध्वनि निकलती है। तो सबसे छोटी इकाई मौखिक है हमारी ध्वनि और लिखित है हमारी वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। मुख से निकलने वाली पूर्ण ध्वनि को क्या कहा जाता है? ध्वनि कोई भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण ध्वनि है तो उसको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी दी गई है? तो 52 हिंदी की भाषा में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण दिए गए हैं। वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। और कुल मिलाकर कितने होते हैं? तो 52 हमारे पूरे वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 होते हैं हमारे स्वर और 33 होते हैं हमारे व्यंजन। वर्णों का एक और विभाग या अन्य वर्ण माना जाता है, जिनमें संयुक्त व्यंजन, उपक्षिप्त व्यंजन और आयोगवाह व्यंजन आते हैं। तो वर्णों का एक और समूह होता है जिसमें क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन आते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, और आयोगवाह होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। आयोगवाह योग करना पड़ेगा, 2 मिला के कर दो योग तो 2 हो गए। उत्क्षिप्त कहाँ छिपेंगे? तो एक के पीछे एक छिपेगा तो 2 हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन कैसे होंगे? 2 ये हैं, 2 ये हैं, प्लस 1 हो गए जाएंगे 4, तो ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। देखो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। और आयोगवाह कितने हैं? 2 व्यंजन हैं। अब आते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं। मूल रूप से स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर के 2 प्रकार से होते हैं, एक मूल रूप से और एक स्वर स्वर होते हैं। एक मूल स्वर होते हैं और एक कौन से होते हैं? स्वर संधि स्वर होते हैं, है ना। संधि के द्वारा बने होते हैं। तो आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि क्या है? ये मूल स्वर है, मतलब आ ई ऊ ऋषि। आ ई ऊ ऋषि क्या है? ये मूल स्वर है। और संधि से बने हुए स्वर क्या है? तो 2 आ से क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। 2 ई से क्या बन गया? बड़ा ई बन गया। 2 ऊ से क्या बन गया? ऊ बन गया। ए ओ और औ ये क्या है? ये संधि स्वर होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार से होते हैं? स्वर होते हैं स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। तो मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, यह मूल स्वर होते हैं। और संधि स्वर में आते हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे हाश्व स्वर या छोटा स्वर कहा जाता है। जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर या फिर बड़ा स्वर कहा जाता है। तो देखिए हम देखते हैं, जो कम स्वर लग रहा है मतलब हाश्व स्वर है, छोटा सा है, हल्का है ना, हाश्व स्वर हो गया। तो इसमें कौन से आएंगे? आ ई ऊ ऋषि, जो कि मूल स्वर है हमारे। फिर आते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में, वो क्या होते हैं? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए औ और ओ। ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। मतलब जितने भी संधि स्वर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी संधि स्वर हैं वो हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं और इन्हें प्लुप्त कहा जाता है। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुप्त कहा जाता है। तो स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक हाश्व जिसमें कम समय लगता है, आ, छोटा ऊ, छोटा ई और ऋषि। फिर आते हैं दीर्घ स्वर जिनमें ज़्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है, तो वो कैसे होते हैं? उसमें बोलते में लुप्त हो जाते हैं, तो हो जाते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त को
त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 मात्राएं लगती हैं, तो इसमें क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। प्लुप्त का चिन्ह जैसे ओम, इस चिन्ह से इसको डिनोट किया जाता है, ढूं से इसको प्लुप्त को कैसे दिखाया जाता है, इससे दिखाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक कहा जाता है, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा ऐसे ऐसे। तो 3 मात्रिक आता है। तो 3 मात्रिक क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ओंठ की आकृति गोल हो जाती है उन्हें वृत्तमुखी या ओष्ठ की आकृति गोल ना हो तो उसे अनावृत मुखी कहा जाता है। मतलब जिसमें ओंठ, मतलब बोलने पर ओंठ गोल हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी कहा जाता है। मतलब वृत्त जैसे बन गए स्वर, है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, ओ, ओ और औरत। तो ओ औ, ये क्या कौन से होते हैं, तो वृत्तमुखी होते हैं, जिसमें हमारे ओंठ का आकार कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। अब आते हैं आवृत्तमुखी, जिसमें जो ओंठ होते हैं उनकी आकृति गोल नहीं होती। तो क्या आता है, आ ई ऋषि और ए, ये क्या होते हैं, आवृत्तमुखी होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग का प्रयोग किया जाता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। मतलब जिसमें जीभ के आगे के स्वर का प्रयोग किया जाता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। जिसमें जीभ का मध्य का भाग प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। जिसमें जीभ के पीछे या पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जीभ के अग्रभाग का प्रयोग करके बने हुए अग्रस्वर, तो ये क्या हो गए, ई ए, मतलब जो मैं जीभ के आगे वाले भाग से बोल रही है ना, ई ए, तो ये क्या हो गए, हमारे आगे वाले स्वर से बोल रहे हैं। और मध्य स्वर से बोले जाने वाले को क्या बोला जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, जो नॉर्मल आ होता है उसको क्या मध्य स्वर से बोला जाता है, आ। अब जीभ का पश्च भाग का प्रयोग करके जिनका प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। जिसमें आता है आ, उ, ओ और औ, ये कहाँ से आते हैं, पार्श्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर विवर्णों को बांटा गया है। जैसे कि आ ये कंठ से बोले जाते हैं, और ई तालु से बोले जाते हैं। ऋषि तो मूर्धन्य का प्रयोग किया जाता है, ऋषि के लिए मूर्धा का प्रयोग किया जाता है। और ओ ऊ का प्रयोग कैसे करते हैं, ओठ से करते हैं हम। ए तो कंठ और तालुब का, देखो ई हमारी तालुब से बोली जाती है और कंठ भी मिला दो तो ए हो जाता है और ई हो जाते हैं ना, ई तालुब और ए हो जाता है कंठ और तालुब। कंठ से हमारे आ और ई, आ बड़ा, ऋषि मूर्धा से, ओ ओठ से, और ओ और औ ये कंठ और होंठ से बोले जाते हैं। ओ और औ कैसे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। हम चलिए हम स्वर को फिर से देख लेते हैं। तो स्वरों के मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है, 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर वे होते हैं जो मूल रूप से बने होते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। और इनके अलावा जितने भी स्वर आते हैं वो संधि से आते हैं, जैसे कि आ बन के बड़ा आ बन गया, ई बन के बड़ा ई बन गया, ऊ मिल के बड़ा ऊ बन गया, फिर ए ओ और औ बन गए। तो ये क्या होते हैं, संधि स्वर होते हैं। फिर आता है स्वर, मतलब जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे कि जिन स्वर को बोलने में कम टाइम लगता है उन्हें हाश्व स्वर कहा जाता है, जैसे छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा ई और ऋषि। फिर आते हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए ओ और औ। और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो उनको कहा जाता है प्लुप्त स्वर। इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और ये जो छोटा क्या होता है, 3 होता है, वैसे उसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इनके बोलने की आकृति के आधार पर, मतलब कि जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ का क्या आकार होता है, इनके आकार में भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं वृत्तमुखी स्वर और एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। जिनको बोलने पर हमारे होंठ का आकार वृत्त की जैसे हो जाता है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है, जैसे कि ऊ ओ और औ। इनमें क्या हो जाता है, हमारे जो होंठ होते हैं वो वृत्त का आकार ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारे जो होंठ का आकार वृत्त नहीं होता, तो उन्हें क्या कहा जाता है, आवृत्तमुखी कहा जाता है, जैसे कि आ ई, ऋषि और ए। इनमें हमारे जो वृत्त का मतलब जो मुख होता है या फिर होंठ होते हैं उनका आकार वृत्त जैसा नहीं होता। तो वृत्तमुखी कैसे है, ओ और औ, ये क्या हो गए वृत्तमुखी। लेकिन आ ई,
ऋषि ए कैसे होते हैं, आवृत्तमुखी होते हैं। अब आते हैं इनके जीभ, अब हम उनको बोलेंगे तो जीभ के आधार से बोलना पड़ेगा, लेकिन जीभ के भी 3 भाग होते हैं। तो किस वाली जीभ से बोल रहे हो आप? यदि हमने आगे वाली जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग किया है तो उन्हें अग्रस्वर कहा जाएगा, जैसे कि ई, हाँ, और ए किसके अंतर्गत आते हैं, आगे वाले हैं, अग्रस्वर होते हैं। अब आते हैं मध्य स्वर, इससे जिसमें जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। इसमें आता है छोटा आ। फिर आते हैं पार्श्व स्वर, जिसमें हम जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आ, उ, ओ और औ। ये कहाँ आते हैं, पार्श्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हमारे वर्ण का उच्चारण हमने कहाँ से किया है। यदि हम कंठ से कर रहे हैं तो कंठ स्वर हो जाएंगे, तो कंठ से तो आ और बड़ा आ जो होता है उसको हम कंठ से उच्चारित करते हैं, तो आ कंठ से। फिर आते हैं तालुप से, तो हम तालुप से किसका प्रयोग करते हैं, ई का तालुप से प्रयोग किया जाता है। अब आता है मूर्धा, इसको हम ऋषि का उच्चारण हम करते हैं मूर्धा से। फिर आते हैं ऊंट, तो इसको ऊ जो होते हैं ऊ, इसको हम ऊंट से इसका उच्चारण करते हैं। और अब ई हम कैसे बोल रहे थे, अपनी जीवा के आगे वाले भाग से बोल रहे थे ना, तालुप को बोल रहे थे ई। तालु और कंठ से हम क्या बोल रहे थे, आ बोल रहे थे। जब तालु और कंठ एक साथ मिलता है तो बीच में स्वर बनेगा ना, तो क्या बनेगा, ए बनता है। आ और ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर आते हैं कंठ और ऊंट से हम ऊ बोल रहे थे और कंठ से आ बोल रहे थे। ऊ और आ मिलता है तो ऊ बन जाता है ओ और औ। ये थे हमारे स्वर। नेक्स्ट आता है हमारे व्यंजन। व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं और अपूर्ण होते हैं, मतलब व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते और पूर्ण भी नहीं होते, लेकिन हमारे स्वर क्या थे, स्वतंत्र थे और पूर्ण थे। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो अस्वतंत्र होते हैं और अपूर्ण होते हैं। व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन जो कि 25 प्रकार के होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं, और एक अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं। टोटल हमारे कितने हैं व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, है ना, 11 थे ना स्वर, हाँ 11 स्वर थे और 33 व्यंजन थे। उसमें भी अलग अलग थे, आयोगवाह थे और संयुक्त व्यंजन थे 4 प्रकार से, है ना। संयुक्त व्यंजन कितने थे, 4 प्रकार के थे। उच्छिप्त थे 2 प्रकार के और आयोगवाह 2 प्रकार के थे। तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन जो कि 25 प्रकार के होते हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम व्यंजन को देख लेते हैं। श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन को 4 प्रकार से बांटा गया है। मतलब जब हम बोलते हैं तो श्वास का अवरोध होता है, उसमें के आधार पर हमने कितने बांटा है व्यंजन को, तो 4 भागों में व्यंजन को बांटा गया है। पहले होते हैं स्पर्शी, फिर होता है स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। मतलब देखा जाए तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। लेकिन इनके उच्चारण या फिर जो स्वर श्वास होती है उसके अवरोध के कारण हमने इनको 4 भागों में बांटा है। एक होती है स्पर्शी व्यंजन, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पर्श के लिए भी संघर्ष कर रहे होते हैं, तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन और लास्ट होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के मूल रूप में हमेशा हलंत का प्रयोग किया जाता है। यदि हम व्यंजन को लिखते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जैसे माँ लिखेंगे तो नीचे हलंत आती है, फिर प्लस आता है आ, तो ये क्या बन जाएगा, माँ, है ना। तो जब भी हम व्यंजन को लिखते हैं मूल रूप में तो उसके नीचे क्या आती है, हलंत आती है। अब आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये का से माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का और माँ तक, का के से माँ तक जितने भी व्यंजन आते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर आता है चा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। चा छा जा जा झ, इसको क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं और 25 वर्ण आते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं और
25 वर्ण आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जो स्पर्शी होते हैं उसमें स्पर्शी व्यंजन में क्या आते हैं, का से माँ तक के सभी जितने भी होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो का से माँ तक ये सब स्पर्शी व्यंजन आते हैं। लेकिन जो चा वर्ग है यह कौन सा होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। यह इसमें 5 वर्ण आते हैं। मतलब देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं, मतलब पूरा 5 को वर्ग आएगा। और इसमें 25 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 25, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये दिए गए हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। उच्चारण का स्थान कौन कौन सा है, तो का से बनता है कंठ, जिसको हम कंठ से बोलते हैं। टा वर्ग का प्रयोग किया जाता है, टा, टा, लू, चालू, टाटा, चाचा। तो चाचा क्या करते हैं, टाटा करते हैं, तो तालू से चा वर्ग। टा से मूर्धन्य, टा, टा से क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। और ता का प्रयोग करते हैं दांत के लिए, और पा का प्रयोग करते हैं ओठ के लिए। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो का वर्ग का उच्चारण हम करते हैं कंठ से, चा वर्ग का करते हैं हम तालू से, टा वर्ग का प्रयोग करते हैं मूर्धन्य से, ता वर्ग का प्रयोग करते हैं हम दांत से, और पा वर्ग का प्रयोग करते हैं हम ओंठ से। तो का वर्ग में ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब आते हैं महाप्राण और अल्प प्राण के अंतर्गत, है ना। तो महाप्राण में भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है और अल्प प्राण में भी बांटा जाता है। देखो महाप्राण, देखो अल्प प्राण मतलब इसमें बोलने में कम समय लगता है या फिर कम वायु बाहर आती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जिसमें ज्यादा वायु बाहर आएगी उसे महाप्राण कहा जाता है। तो देखो पहला अल्प प्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण होता है, और पांचवा जो वर्ग होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण। अब आते हैं कौन से, अघोष और सघोष। चलिए हम इनको पहले पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले, मतलब जो सांस है उसकी वायु क्या होती है, अधिक मात्रा में निकलती है, तो क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण कौन कौन से थे, अल्प प्राण थे हमारे सेकंड वर्ग, और नहीं, अल्प प्राण कौन कौन से थे, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण थे, जिसमें हमारी वायु क्या थी, कम निकल रही थी। महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकलती, वो कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग हमारे महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर यंत्रों से बिना टकराए मुख से बाहर आ जाती है, उन्हें अघोष कहा जाता है। मतलब कहीं नहीं टकरा रही, मतलब अघोष है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर यंत्रों से टकराकर मुख से बाहर आती है, उन्हें सघोष कहा जाता है। तो जब कहीं से नहीं टकरा रही तो अघोष, कहीं घोष नहीं हो रहा उसका, एक ही जैसी जा रही है, और सघोष यहाँ वहाँ टकराती हुई जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, सघोष हो जाती है। तो हमारे अघोष कौन कौन से आते हैं, तो पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होता है उसको क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है। मतलब ये यहाँ वहाँ टकराते हुए आते हैं तीनों, तो उनको सघोष कहा जाता है। पहला और दूसरा वर्ग कहीं नहीं टकराता तो उनको क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज, नहीं हम अभी इनको और देख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर व्यंजन के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मतलब ऐसे स्वर या फिर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण लेते समय वो आधे व्यंजन में आते हैं और आधे स्वर में आते हैं, दोनों से मिक्स में आते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा। मतलब क्या है, ये अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों में बीच में स्थित है, अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, यारा लावा, इसके अंतर्गत आते हैं यारा लावा, यार लव, यार लव। तो ये क्या है भैया, यार में बीच में लव होता है तो बीच में ही बैठे रहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो यार लव, यारा लावा। और इसमें भी ला और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, और रा को लुंठित और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। देखिए हम देखते हैं इनको, देखो लव, यारा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें आता है यारा लावा, और इसमें भी
दो भागों में बांटा जाता है। तो ला कैसा होता है भैया? ला होता है पार्श्विक। कैसा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक, पार्श्विक होता है, पास में ही होता है। ला कैसा होता है? पार्श्विक होता है, पास में होता है, पास में ला। और रा क्या होता है? रा होता है लुंठित। रा कैसा होता है? रस्सी जैसी होती है हमारी, एक के ऊपर एक कंठी बनी होती है ना, लुंठी लुंठी रहती है, तो लुंठित होती है रस्सी। और अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? तो या को बोला जाता है तालु से। तालु को बोलते हैं, तालु कौन से? चा वर्ग थी, है ना, चा वर्ग थी हमारी तालु। दांत थी, ता वाला वर्ग था। और रा को भी हम दांत से ही बोलते हैं। ला को भी हम दांत से बोलते हैं, लेकिन जो वा है उसको हम दांत और ऊंट से बोलते हैं। दंतोष्ठ हो गए, है ना, दांत और ऊंट से क्या बोला जाता है? वा। जबकि या को हम तालु से बोलते हैं, और रा को हम बोलते हैं दांत से, और ला को बोलते हैं हम दांत से। दंत, दंत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाती है और इसमें ऊष्मा या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो जहां पर जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीनों शा आते हैं, और उसके साथ कौन आता है? हा आता है। तीनों शा, शा 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 और हा भी उसके अंतर्गत आता है। इसकी क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, जिसमें एक विशेष जगह पर रगड़ खाते हैं, इसलिए उसको संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इसका हम स्थान देख लेते हैं, उच्चारण कैसे होता है। तो शा, शक्कर को हम बोलते हैं तालु से, शा तालु। और शा, षटकोण वाला जो होता है उसको बोलते हैं मूर्धा से, शा शा। फिर आता है दा, मतलब शा सड़क वाला, है ना, इसको बोलते हैं हम दंत से, सा सा। और हा को बोलते हैं कंठ से। हम हार कहाँ पहनते हैं? कंठ में। सा, साबुन देख सकते हैं ना, जिनके नकली दांत होते हैं वो साबुन से साफ करते हैं, तो साबुन में क्या होता है? दांत, दांत से बोले जाते हैं। मूर्धन, हाँ, अपने सरोते से क्या काटते हैं? मुंह में रखने के लिए कुछ ना कुछ, मूर्धन। शा, शक्कर को हम तालू पे रख के खाते हैं, तो तालू, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं अन्य वर्ण। इसके पहले हम व्यंजन को कर लेते हैं रिपीट। व्यंजन, तो व्यंजन को मुख्यतः कितने भागों, मतलब व्यंजन क्या होते हैं? अस्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होते हैं और अपूर्ण होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जाता है। संघर्ष व्यंजन जो कि 25 होते हैं, अंतस्य व्यंजन जो कि 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन जो कि 4 होते हैं। फिर आते हैं इनके श्वास के अवरोध के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला आता है स्पर्शी व्यंजन, फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो मूलतः हलंत के साथ लिखते हैं। अब आते हैं स्पर्शी व्यंजन, जिसमें का से माँ तक के जितने भी वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। लेकिन जो चा वर्ग होता है वह स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो स्पर्श व्यंजन होता है इसमें 25 वर्ग और नहीं 5 वर्ग और 25 वर्ण आते हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब इसके क्या है, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? तो का को बोला जाता है कंठ से, चा को बोला जाता है तालु से, टा को बोला जाता है टा टा मूर्धा से, और ता को बोला जाता है दांत से, और पा को बोला जाता है ओंठ से। फिर आते हैं इनको अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें बोलते समय कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? पहला, तीसरा और 5वां वर्ग आता है। और महाप्राण जिसको बोलते समय जो श्वास वायु है वो ज़्यादा निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आता है। फिर आते हैं अघोष में क्या होता है? जो जिस स्वर, ये जिस व्यंजन को बोलते समय जो वायु होती है वो स्वर यंत्रों में बिना टकराए बाहर, मुख से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। तो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होते हैं। लेकिन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो वायु है वो यहाँ वहाँ टकराते हुए या जो स्वर यंत्रों से टकरा करते हुए बाहर आती है उन्हें क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। और इसके अंतर्गत तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आते हैं।
फिर आता है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यह स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, व। इनको उच्चारण करने का अलग होता है और इनको बोला भी अलग अलग जाता है। जैसे कि या और वा को बोला जाता है अर्ध स्वर। या और वा क्या है? अर्ध स्वर है। रा है एक लुंठित स्वर और ला है क्या? पार्श्विक स्वर या व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। एवं इनके बोलने का उच्चारण मतलब जगह भी अलग अलग है। जैसे कि या को बोला जाता है तालु से, रा को बोला जाता है दांत से और ला को भी बोला जाता है दांत से। लेकिन जो वा होता है उसको दंत और कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ से बोला जाता है वा। ये क्या है? एक अर्ध स्वर है। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिनको उच्चारण समय, जिनके उच्चारण समय जो हवा रहती है वह एक विशेष स्थान पर रगड़ खाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ऊष्म उत्पन्न होती है ना, तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 सा आते हैं और एक हा आता है। तो सा, इनके बोलने का उच्चारण भी अलग अलग होता है। जैसे कि सा शक्कर वाला, यह तालु से बोला जाता है। सा षटकोण वाला, ये इसको मूर्धा से बोला जाता है। सा सड़क, जिसको सा सड़क वाले को कहाँ से बोलते हैं? दंत से बोला जाता है। और हा को बोला जाता है कंठ से। अब आते हैं हमारे कुछ और वर्ण दिए गए हैं। 2 असमान व्यंजनों के योग से बने हुए वर्ण को क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। मतलब 2 असमान व्यंजनों के योग से जो बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और शाशी। ये क्या होते हैं? यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो अभी किन किन के संयुक्त से बने हैं? तो संयुक्त वर्ण का विच्छेद हम कर देते हैं। तो का और शा षटकोण से बनता है क्षत्रिय, टा और रा से बनता है त्रा, जा और ज्ञा से बनता है ज्ञानी का ज्ञा, और शा और रा से बनता है श्री, शा। जो कि क्या होते हैं? असमान व्यंजन के योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं 4, जो कि होते हैं छा क्षत्रिय का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और शा श्री का। नेक्स्ट आता है हमारा उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त, ये क्या होते हैं? उच्छिप्त वर्ण होते हैं। इनमें हिंदी में विकसित हुए वर्णों को उच्छिप्त या विकसित वर्ण कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में विकसित के कारण बने हैं ये, तो इसमें 2 प्रकार आते हैं। उच्छिप्त, यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। तो डा और ढा, ये क्या होते हैं? उच्छिप्त या विकसित वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अयोगवाह। वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। इसमें आता है अन और आहा। ये क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ना स्वर है ना व्यंजन है, तो ये क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ना इसमें जुड़ रहे हैं यहाँ जुड़ रहे हैं, किसी में योग नहीं होता। अयोगवाह हो गए अम और आहा। अम को अनुस्वार या नाक से बोला जाता है और आहा जो नहीं चंद्र बिंदी होती है अन, इनको अनुनासिक, जो कि मुख और नाक से बोला जाता है। आहा को कंठ या विसर्ग होता है, जिसको कंठ से बोला जाता है। आहा कंठ से बोला जाता है, विसर्ग होता है। और अन को बोला जाता है अनुस्वार से, और जो अंक होता है उसको बोला जाता है अनुनासिक, जो कि नाक और मुख से बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे कुछ अन्य तथ्य। उच्चारण करते समय जब किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है, मतलब किसी अक्षर पर ज़्यादा बल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है या स्वराघात कहा जाता है। बलाघात 3 प्रकार के होते हैं। तो बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब किसी स्वर या अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ झटके से उच्चारित होते हैं तो उन व्यंजन को गुच्छ या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो जब भी हम बोलते समय 2 या 2 से अधिक व्यंजन को एक साथ झटके में उच्चारित करते हैं तो उन व्यंजन को क्या कहा जाता है? व्यंजन गुच्छ कहा जाता है या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसमें क्या आते हैं? जैसे क्यारी, स्फूर्ति और कुम्हार, ये क्या होते हैं? संयुक्त गुच्छ व्यंजन होंगे या फिर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जब 2 समान व्यंजन का योग होता है तो उससे
द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। दो समान व्यंजन है तो उनको क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे बिल्ली और दिल्ली। किसी शब्द को वर्णों में अलग अलग करना क्या कहलाता है? जब हम किसी शब्द को अलग अलग वर्णों में विभक्त करते हैं तो उनको कहा जाता है वर्ण विच्छेद। जैसे कि मयंक को क्या कर दिया? मन, अन, यन, आ, डंग, क, अह, और ये क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। अनेक वर्णों को नियमों के अनुसार जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। यदि हमने वर्णों को तोड़ दिया तो वर्ण विच्छेद हो गया, और उनको नियम के अनुसार जोड़ दिया तो वर्ण संयोजन कहलाता है। ये है ना, जैसे कि विशेष, इनको जोड़ना क्या कहलाएगा? वर्ण संयोजन कहलाता है। क, ख, ग, झ, फ, अ, ये क्या होते हैं? आगत ध्वनियां होती हैं, जिनमें देखो ये लगी है ना, सब में बिंदी लगी हुई है, तो इनको क्या कहा जाता है? आगत ध्वनियां कहा जाता है। कन, ख, झ, झ, फ, ओ, ये क्या होते हैं? आगत ध्वनियां होती हैं। बोलते समय स्वर का आरोह और अवरोह, उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इसको अनुतान कहा जाता है। जब किसी भी बोलते समय स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है या आरोह या अवरोध होता है, ये क्या होता है? अनुतान कहलाता है। हम इनको फिर से पढ़ लेते हैं कि कौन कहाँ से बोले जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनको स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के होते हैं, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें होते हैं 4 प्रकार के, या, रा, ला, वा। या और वा जो हैं वो अर्ध स्वर होते हैं। रा लुंठित होता है। ला क्या होता है? पार्श्विक होता है। इनको बोलने का जगह कौन कौन सी है? तो या को बोलते हैं तालुब से, ला को बोलते हैं दांत से, और रा को बोलते हैं दांत से। लेकिन जो हमारा वा होता है उसको दांत और ओंठ दोनों से बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, जहाँ पर जिनके उच्चारण के करते समय वायु एक विशेष स्थान पर रगड़ खाती है, उसको ऊष्म या संघर्षी कहा जाता है। इसमें तीनों शा और हा आते हैं। इनके बोलने का स्थान कौन सा है? तो शा शकर को तालुब से बोला जाता है, शा सड़क को दंत से बोला जाता है, सा षटकोण को मूर्धा से बोला जाता है, और हा को कंठ से बोला जाता है। अब आते हैं दो समान व्यंजनों के योग से जो बने होते हैं उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि छ छत्री का, रा नहीं, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का, और शास्त्री का। तो ये इसका विकसित कैसे होगा? तो का और षटकोण से बनता है क्षत्रिय का, ता और रा से बनता है त्रा, जा और यहाँ से बना है ज्ञा, और शा और रा से बनता है श्रा। नेक्स्ट आता है हमारे उच्छिप्त व्यंजन। ऐसे होते हैं जिनका हिंदी के विकास से वर्णों का विकास हुआ है, उनको उच्छिप्त या फिर विकसित वर्ण कहा जाता है, जिसमें डा और ड़ा आता है। नेक्स्ट आता है हमारा अयोग वाह। इसमें क्या होते हैं? वे ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। इसमें अन और आह आता है। तो अन को जब हम बोलते हैं तो अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है। अन को बोलते हैं तो अनुस्वार होता है, लेकिन जब उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है तो अनुनासिक हो जाता है। और आहा यह कंठ से बोला जाता है, और विसर्ग है ये। कुछ तत्वों में जब हम उच्चारण करते समय किसी अक्षर या पर विशेष बल देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है या स्वराघात कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ झटके से बाहर निकलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? व्यंजन गुच्छ कहा जाता है, व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे कुमार, क्यारी, स्फूर्ति, ये क्या होते हैं? व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जब 2 समान व्यंजनों के योग से जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है द्वित्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि बिल्ली, दिल्ली। किसी शब्द को अलग अलग वर्णों में तोड़ना वर्ण विकसित कहलाता है। उन वर्णों को नियम के अनुसार जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। क, ख, कन, जन, ग, झ, ये जो वर्ण होते हैं ये क्या है? आगत हैं, जिनके नीचे वो लग जाती है ना बिंदी, उनको क्या कहा जाता है? आगत ध्वनियां कहा जाता है। बोलते समय सुर का आरोह और अवरोह, उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। चा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो चा हम बोलते हैं तालुब से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है। का वर्ग की ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह होते हैं अन और आहा।
टा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो टा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य से। टा वर्ग को कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो डा का किया जाता है दंत से। टा वर्ग कहाँ से किया जाता है? दंत से इसका उच्चारण किया जाता है। छा क्षत्रिय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो छा क्षत्रिय बना है हमारा का और शा षटकोण से बना है क्षत्रिय का शा। ड़ा और डा कौन से वर्ण कहे जाते हैं? तो डा और डा कहे जाते हैं विकसित वर्ण, क्योंकि जो हिंदी के विकास से बने हैं उनको कहा जाता है विकसित वर्ण। इसमें डा और ढा आता है। फिर आता है ज्ञानी का ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो ज्ञानी की ध्वनि है वो आती है हमारे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जो बनते हैं उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि ज्ञानी जा और यहाँ से बना है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ओ और औ का उच्चारण होता है कंठ से और ऊंट से। कंठोष्ठ कहा जाता है। ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो त्रा ध्वनि आती है हमारे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। इसमें ता और रा से बना है ये। का किस प्रकार का व्यंजन है? तो का है एक स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? का हमारा स्पर्शी व्यंजन है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा जो छा क्षत्रिय वाला होती है वो हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। पा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो पा वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है ऊंट से। पहला है सही इसका ऊंट से। त्रा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो त्रा बना है ता और रा से। आदत्ता और आदर रा से बना है त्रा से। ए और ये का उच्चारण कहाँ से होता है? ए और ए का उच्चारण होता है कंठ और दांत से, कंठोष्ठ। कंठ और तालुब से, सॉरी ऊंट से तो हमारे ओ औ बने थे ना, तो कंठ और तालु से बने जाते हैं। तो कौन से होते हैं? ए और ए। देखो तालुब से होता है ई और कंठ से होता है आ। तो ई आ से कौन से बनते हैं? तो ए बनते हैं। तो कंठ और तालुब से बनते हैं ए और ए। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? तो या रा ला वा ये होते हैं हमारे उष्ण नहीं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा। और ऊष्म क्या होते हैं? तीनों प्रकार के शा और हा ऊष्म होते हैं। हाश्व स्वर कौन से होते हैं? सही विकल्प चुनिए। मतलब इसमें से हमें बताना है कि हाश्व स्वर कौन कौन से हैं। तो छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि ये हाश्व स्वर होते हैं। मतलब जिनके बोलने पर कम ध्वनि बाहर निकलती है उनकी क्या कहा जाता है? हाश्व स्वर कहा जाता है। जिनके बोलने पर ज्यादा ध्वनि निकलती है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, और ज्यादा दीर्घ से भी ज्यादा निकले वो प्लुप्त स्वर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? तो हमें संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। तो ये है क्षत्रिय वाला। त्रा है शा, ये ज्ञानी का है शा षटकोण वाला नहीं होता। ये क्या है? एक ऊष्म व्यंजन है। वर्ण विभाजन कहलाता है। वर्णों का विभाजन क्या कहलाता है? वर्णों का विभाजन कहलाता है वर्णों को अलग अलग करना या पृथक पृथक करना वर्ण विभाजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। वर्ण संयोजन कहलाता है। तो वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। सी इसका सही है। दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। दीर्घ समूह स्वर कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ा ई और ई ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और ए, ओ, औ ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, जिनमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है या फिर ज़्यादा वायु बाहर आती है। ग में ऋषि की मात्रा लगाने पर ग्राह का रूप कैसा हो जाएगा? तो हम इसमें ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो नीचे आ जाएगी ये, तो ये डी बन जाएगा। इसका दांत सही है। शा वर्ड कौन क्या होता है? तो शा कौन सा है? ये शा को कैसे बोलते हैं? तो हम शा को बोलते हैं दंत के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। ज्ञानी
वाले वर्ण के संयोग से बना है, तो यानी किससे बना है, जा और या से बना है, यानी शा, सा, शा और हा किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब बोले जाते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। घोष ध्वनियों के उच्चारण में पैदा होती है, तो घोष ध्वनियों के उच्चारण से पैदा होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संघर्ष। इसको क्या बोलता है, झंकृति से पैदा होते हैं। तो ये जो घोष व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, झंकृति से पैदा होते हैं घोष। अब आता है ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। बलाघात कितने प्रकार के होते हैं, तो बलाघात हमने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें किसी स्वर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो उसे क्या होते हैं, बलाघात कहा जाता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक का उच्चारण संबंध किससे होता है, जिनका उच्चारण हम मुख और नाक से करते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदी, तो ये क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। वा, या, आ, र, थ, या, इसमें को संयुक्त करना है तो कैसे बनेगा, तो ये वा देखो हलंत लगी है मतलब आधा वा है, या मतलब आधा या है, उसके बाद में आ की मात्रा आ गई तो ये पूरा या हो गया, फिर रा बन जाएगा आधा रा है, फिर था और उसके ऊपर आ जाएगी आ बड़ा, तो ये पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा व्यर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, शा, शा, हा, लेकिन रा एक लुंठित व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। पा, र, या, इससे हमें वो क्या करना है, वर्ण संयोजन करना है, तो इससे बन जाएगा सीधा प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, कौन सा टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो वा यह टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। यार अलावा ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वा कहाँ से बोला जाता है, तो वर्ण को हम दांत से और वाह ओंठ से बोलते हैं तो दंतोष्ठ कहा जाता है। पंछी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो पंछी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो पंछी में है 3, पा, छ और वो का, तो कितने वर्ण हैं, 3। नेक्स्ट आता है हमारा शा, कौन सा वर्ण है, तो शा को बोलते हैं हम, शा को कहाँ से बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है तालुब से। तालुब वर्णों की संख्या कितनी है, ये तो हमें पता ही नहीं को, तालुब वर्णों की संख्या कितनी है, 9 है भैया, 9 है, ताला लगा के 9 2 11 हो जाता हो, 9 है कितनी तालुब वर्णों की संख्या। इन वर्ण को हमें क्या करना है, वर्ण संयोजन करना है, तो पा में बड़े आ की मात्रा है ना, तो बड़े का क्या 5 बड़ा पा बनेगा, फिर अन है, फिर चा है, फिर चा में बड़ी आ की मात्रा है तो 4 बड़ा आ जाएगा, और ला में बड़ी की मात्रा है तो बनेगा पांचाली, सही है। छा, चा, छ, जा, झा ये क्या है, तो ये है भैया हमारे संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, बी सही है। चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत है, लेकिन का से माँ तक सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जीवा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जीवा द्वारा श्वास के अवरोध पर व्यंजन को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर, फिर पार्श्व स्वर, एक और होता है कंठ। तो इसके आधार पर किससे बांटा गया है हमने, तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। जीवा और श्वास के अवरोध पर हमने व्यंजनों को 4 भागों में बांटा है। अब आते हैं, इनका भी वर्ण दिए गए हैं, हमें इन वर्ण का क्या करना है, संयोजन करना है। तो आ बड़ा आ दिया है, फिर आधा रा दिया है और बड़ा या दिया है, तो किस में आता है, ये है ना। और फिर वाह है, उसमें आ की मात्रा है तो पूरा वाह बन जाएगा, आधा रा है, ता है और आ है, तो आर्वर्थ ये वाला बी सही हो जाएगा। अब आता है शा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो शा को बोला जाता है षटकोण को मूर्धन्य वाले से। नेक्स्ट आता है हमारा श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शा श्रद्धा कैसे बनती है, तो शा और आधा रा है ना, तो ये वाला पहले से गलत हो जाएगा, ये गलत है ना। अब आते हैं इनमें से देखना है कौन सा, फिर आद्रा इसमें पूरा ये सही है यहाँ तक है ना। फिर आता है द और धा,
पूरा और आ की मात्रा, देखो इसमें आधा है तो ये गलत हो गया, इसमें ये पूरा आता है, धा पूरा नहीं आता है ना, तो ये भी गलत हो गया, अर्थात सी सही है श्रद्धा। व्यंजन वर्णों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो व्यंजन वर्णों के विषय में हमें बताना है कौन सा गलत है। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों में संघर्ष करती हुई निकलती है, तो ये सही है। व्यंजन वर्णों को मात्रा सहित लिखा जाता है, तो ये मात्रा सहित लिख सकते हैं, लेकिन हलंत लगाते हैं उसके साथ, है ना। फिर आता है नेक्स्ट, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, नहीं स्वतंत्र रूप से कभी व्यंजन नहीं होते, अस्वतंत्र होते हैं, ये इनको स्वरों के साथ बोला जाता है। इनके मूल रूप में व्यंजन हलंत के साथ आते हैं। हाँ देखो इनकी कौन कौन से सही हैं, जब मुंह से निकलते हैं तो संघर्ष खाते हुए यहाँ वहाँ से निकलते हैं, तो ये सही है। यह जब लिखते हैं तो मात्रा सहित लिखा जाता है, तो लिख सकते हैं। हलंत के साथ इनको लिखा जाता है जब भी हम इनको मूल रूप से लिखते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं होते, ये कैसे होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं। बहुवीय का हमें शुद्ध वर्तनी लिखनी है, तो वाह आ जाएगा और ऊपर से बा आ जाएगा, तो इतना तो सभी में सही है। फिर आ जाएगा हा हलंत के साथ और छोटा ऊ, तो ये भी गया। अब आता है छोटा ऊ। फिर आता है व रा छोटी ई, तो ये आ गया हा और छोटा ई, तो ये वाला लास्ट वाला सही है। नहीं ये वाला सही है क्योंकि इसमें बड़ी है ना, तो ये वाला सही है, सी सही होगा। हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा आती है, नहीं जब व्यंजन में छोटे आ की मात्रा नहीं होती, जब उनको व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। कोयल का शुद्ध वर्तनी लिखनी है, तो कोयल को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम कोयल को का को हलंत के साथ लिखेंगे, फिर उसमें लगाएंगे ओ, फिर बनाएंगे आ, फिर होगा या, फिर उसकी या की मात्रा और बन जाएगा हमारा ये सी। दार, इनको हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी संक्षिप्त करनी, मतलब सबको जोड़ना है। तो आधा दा है और रा है, तो नीचे आ जाएगा ये वाला है इन दो में, मतलब ये वाले तो कट गए नीचे वाले। अब आते हैं हमारे दो बच्चे। फिर आता है पूरा रा, सही है। वा में छुट्टी की ई की, तो ये वाला सही है द्रवित। योजस्विनी का शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो ओ, जा में आ की मात्रा, तो सही है। शा आधा शा आएगा, तो ये पहला गलत हो गया है ना। फिर अब बच्चे ये वाले योजस्वी, तो देखो छोटा वाला ई भी गया, और फिर आती है हमारी ये वाला सही होगा। दोनों सही हो सकते हैं वैसे, देखो नहीं इसमें पूरा जा नहीं आएगा, तो ये वाला सही होगा, लास्ट वाला जा में पूरा नहीं था, उसमें हलंत नहीं थी। पा फा बा भा मा किससे बोले जाते हैं, तो पा बोला जाता है ऊंट से, तो ये सब क्या है, ऊंट व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन है। फिर आते हैं ह्रस्व स्वर का उदाहरण बताइए। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में कम प्राणवायु बाहर निकलती है। छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। स्वरूप का हमें शुद्ध वर्तनी का विश्लेषण करना है, स्वर को कैसे लिखा जाएगा, आधा शा आएगा, मतलब हलंत वाले बचेंगे बस, है ना। और बा आएगा, तो ये वाला भी गया, तो अब दो बा बचे हैं। उसके बाद आ आएगा, फिर आएगा रा और ऊ आएगा, और ये बनेगा बी वाला। अब आता है या, इनका हमें शुद्ध वर्तनी में संक्षेपत करना है, तो या के नीचे आएगा यू, ऊ, ध, धा, छोटा ई, धा में छोटी की मात्रा, ई वाला भी गया, ये वाला भी गया, बचे ये दोनों है ना। इधर ठ आ जाएगा ये वाला युधिष्ठिर। इसमें की भी छोटी यार नहीं दी गई है। सिंगार का शुद्ध वर्तनी हमें बताना है, सिंगार का कैसा बनेगा, तो ये सही है। गा आएगा रंग,
तो पहला चला गया, इसका गलत हो गया है ना, गा। फिर आएगी पूरा गा, तो ये वाला भी गया, पूरा आएगा, रा आएगा और ये आएगा, ये हो गया सिंगार, क्योंकि रा आधा आएगा। सी सही है। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? जो महाप्राण कौन कौन से आते हैं? तो दूसरा और चौथा महाप्राण है। इसमें पहला ये गलत है और ये भी गलत है। रा ला वाह ये गलत है, और छा छा और खा ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। मतलब महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ग आता है महाप्राण में। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण में आती है पहली, तीसरी और पांचवी अल्प प्राण होते हैं। तो अब हम जा छांट लेते हैं। चा गया, ये वाला तीसरा है ना, चा यही है, चा पहला है ना, चा। खा तो दूसरे में आता है और ये भी नहीं आता, चा आएगा। चा छ टा और या ये किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आ और आ का उच्चारण होता है कंठ से। स्वर सहित व्यंजन कौन कौन से हैं जो स्वर सहित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये होता है अपना का, स्वर सहित व्यंजन है अपना का। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है तो उनको क्या कहा जाता है? जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। रस से पूर्व, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो र का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो रा के पहले यदि स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो क्या बनता है? आधा रा बनता है, तो भी बन जाएगा प्राचीन। ये ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे लगा जाता है। व्यंजन नहीं, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? तो जिसमें एक साथ बहुत सारे व्यंजन एक साथ निकलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्यारी। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु या कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। सी सही है, अल्प प्राण। पार्श्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो पार्श्व स्वर होते हैं उ, एक पार्श्व स्वर है, वो क्या है? एक पार्श्व स्वर है। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त अक्षर होते हैं जो कि एक साथ दो या गुच्छे में निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें आ दम्मा और हा दोनों का उच्चारण सही मतलब एक साथ हो रहा है, तो कुम्हार। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, कौन सा है जो नाक से नहीं बोला जाता? तो था जो है वो नाक से नहीं बोला जाता, डा ड़ा मा और ना ये क्या है? नाक से बोले जाते हैं। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? यदि हम क्रम से अलग कर रहे हैं तो वर्ण को वर्ण विक्षेप कहलाता है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो रा एक स्वर नहीं है बल्कि लुंठित व्यंजन है। नेक्स्ट आता है जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो बनता है द्वित्व व्यंजन। दो पदों के बीच उचित विराम देना क्या कहलाता है? तो किसी उचित विराम देना कहलाता है विराम, नहीं संगम। संगम, जब दो पदों के बीच हम विराम देते हैं तो क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर ध्वनियों से बिना टकराए बाहर आती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। कहीं टकराती नहीं है, अघोष। पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ मात्रिक है, मतलब दीर्घ मात्रा है? तो ये है वेल में हमारी दीर्घ मात्रा लगी हुई है। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो नासिक व्यंजन की संख्या है 5, जबकि तालुब की कितनी थी? 9 थी। स्वर और व्यंजनों के बीच का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर और व्यंजन के बीच में बोले जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। वर्णों के योग से बनने वाली सार्थक इकाई कौन सी होती है? तो वर्णों के योग से बनने वाली सार्थक इकाई होती है शब्द। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर
तंत्रिकाओं में गूंज पैदा ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न ना हो तो उन्हें कहा जाता है अघोष, मतलब कहीं टकराए बिना ना आए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी अवरोध के रुकावट के मुख से निकलती है तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्वर। और जिन तंत्रिकाओं मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं गूंजे ना उन्हें कहा जाता है अघोष। का व्यंजन कौन सा है? तो का है हमारा अघोष और एक अल्प प्राण है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उन्हें कहा जाता है प्लुप्त स्वर और त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है इनको। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि मानक रूप में वर्ण नहीं होता? तो ये है हमारा ये झा, मतलब ये मानक रूप में नहीं है। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं होते उन्हें अलग कीजिए जो कि अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण कौन सा होगा? का है, चा है और गा है। खा एक महाप्राण है। उनमें से अयोगवाह वर्ग बताने हैं तो हमें अयोगवाह अम और अहा होते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन कौन? अम और अहा। अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए जिनमें आधा स्वर है, इनमें से कौन सा व्यंजन अलग कीजिए? अर्ध स्वर, ये आ जाएंगे हमारा यारा लावा, ये है अर्ध स्वर। ता था द ध न का उच्चारण में से किससे होता है? तो ता था द ध न दांत से होता है इनका सबका उच्चारण। यदि 2 पंचम अक्षर एक साथ आ जाएं तो स्वर रहित डैश नहीं होता। यदि 2 पंचम अक्षर एक साथ आ जाते हैं तो स्वर रहित डैश नहीं होता। तो क्या नहीं होगा? ये अनुस्वार नहीं होता। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है जिसमें अल्प प्राण होते हैं? मतलब का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होते हैं, तो का इसका एग्जाम्पल है। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जिसको उच्चारण लेते समय ओंठ का आकार वृत्त गोल हो जाए उसको क्या कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? तो ओ में और ऊ में, ओ बड़े ऊ में क्या हो जाता है? हमारे ओंठ का आकार वृत्त हो जाता है। जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर कहा जाता है। जो ना पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं ना पूर्ण रूप से स्वर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहा जाता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे क्या लगाते हैं? स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे लगाते हैं हम हलंत। आ, अन और आहा कहाँ आते हैं? तो अन और आहा आते हैं अयोगवाह स्वर हैं। कंठ से बोले जाने वर्णों में शामिल नहीं है, तो कंठ से बोले जाने वर्णों वाले वर्णों में शामिल नहीं है। तो चा को हम कैसे बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को छांटिए। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं डा और ढा, उच्छिप्त व्यंजन है। वर्णों के प्रकार बताइए। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोगवाह होते हैं। बी सही है। अनुनासिक स्वर वाला शब्द बताइए हमें जो कि अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। तो ये है हमारा पाँव, अनुनासिक है। और अनुस्वार होता है। अनुनासिक जिनमें चंद्र बिंदी होती है वो अनुनासिक होते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो चा वर्ग जो है वो संघर्षी व्यंजन होता है। संघर्षी व्यंजन होता है चा वर्ग। चलिए हम इनको डाउट में लगाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, इसमें हाँ बोल रहे हैं ये, है ना, तो फिर भी हम इनको देख लेंगे फिर से। 98 का हाँ उष्ण व्यंजन थे हर अलावा। का वर्ण में कौन सा वर्ण होता है? तो का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो सब में ही 5 होते हैं। का वर्ग में ही 5 होंगे। किन स्वरों की मात्रा नहीं होती? किन स्वरों की मात्रा नहीं होती?
तो इनमें नहीं होती, आ की मात्रा नहीं होती, बस वो पूर्ण कर देता है उसको, है ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है महाप्राण। जिनमें वायु ज्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण, जिनमें कम निकलती है तो उसे अल्प प्राण। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, हाश्व स्वर कहा जाता है। जिन उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हाश्व स्वर कहा जाता है। जिनमें ज्यादा लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, दीर्घ से भी ज्यादा लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण डैश के समान होता है, तो अहा डैश मतलब विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है, हा के रूप में होता है। नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन है हमारा माँ। माँ को हम कैसे बोलते हैं, नाक के द्वारा बोला जाता है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन को हमेशा स्वर्ग की सहायता से बोला जाता है। अनुनासिक अनुस्वार व्यंजन वाला शब्द बताइए, तो अनुस्वार में आता है हमारा अन, तो हंस हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन बताना है, तो संयुक्त जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, मतलब कि छ श। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय मतलब डैश समय लगता है उन्हें हाश्व स्वर कहा जाता है, मतलब इनमें कम लगता है तो हाश्व स्वर, ज्यादा लगता है तो दीर्घ स्वर, और दीर्घ से भी ज्यादा लगता है तो प्लुप्त स्वर। क्षमा में छा वर्ण किसका उदाहरण है, तो ये होता है हमारा संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आता है, छ का और शा के अंतर्गत आता है। वर्णों के क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णों के क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन होते हैं हमारे 33 प्रकार के। भाषाओं के सभी वर्णों के डैश को वर्णमाला कहा जाता है, तो भाषाओं के सभी वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। मेल को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। भाषा के सभी वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जोर से गाने और रोने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो जोर से गाने के लिए, जोर से रोने के लिए हम करते हैं प्लुप्त स्वर का, क्योंकि इसमें दो स्वर मात्राओं से या फिर ज्यादा टाइम लगता है तो उनको क्या कहा जाता है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। इस स्वर का शा के पास ऋषि की मात्रा लगाने पर क्या बन जाता है, तो हम शा के साथ जब ऋषि लगाते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा शाह। और जब रा को हम आधा आधा मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऋषि बन जाता है ये। ए वा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो वा को हम बोलते हैं दांत से और ऊंट से, दंतोष्ठ होता है। निर्नुनासिक स्वर वाला शब्द बताइए, तो जिसमें निर्नुनासिक स्वर है तो वो कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे पूंछ। निर्नुनासिक स्वर कौन सब में मतलब नाक से बोले हैं, निर्नुनासिक, जिनको नाक से नहीं बोले उनको निर्नुनासिक कहा जाता है, जिसमें आ जाएगा पूंछ। आहगत ध्वनि नहीं है, तो आगत कौन सी ध्वनि नहीं है, तो अन आह जो अन है वो आगत ध्वनि नहीं है, बल्कि ओ ज और क ये क्या होती हैं, इनको कहा जाता है आगत ध्वनियां। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जिन स्वरों में एक मात्रा से अधिक समय लगता है, एक मात्रा से ज्यादा समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो दंड में पंचम अक्षर का प्रयोग किया गया है, लेकिन पांच में दंडम अक्षर का प्रयोग, अरे पंचम अक्षर प्रयोग नहीं किया गया है। 5 में जिसमें विसर्ग वाला शब्द है, तो विसर्ग वाला शब्द किसमें दिया गया है, जिसमें आहा लगी है, मतलब प्रायः। शब्दों में संयुक्त वर्णों को अलग करके लिखने को क्या कहा जाता है, तो वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द बोलते समय जो अक्षर पर बल दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बलाघात किया जाता है। जिसमें ज्यादा बल लगता है या फिर ज्यादा रगड़ खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बलाघात कहा जाता है उनको। महाप्राण व्यंजन के उदाहरण बताइए, तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा फा और भा। किसी स्वर में रेप संबंधी प्रयोग किया जाता है, तो किस शब्द में रेप संबंधी शब्द का प्रयोग किया
हुआ है। रेफ किस में दी गई है? तो ये दी गई है हमारे आश्चर्य में, रेफ दी गई है राखी। वर्णों के सही उच्चारण वाली जोड़ी बताना है। तो का को हम दांत से बोलते हैं, फा को हम ओंठ से बोलते हैं, चा को हम बोलते हैं। वर्णों की हमें सही जोड़ी का उच्चारण बताना है। का को हम कंठ से बोलते हैं ना कि दांत से, तो बा सही है, सॉरी गाइस, बी सही है इसका। तालु से बोले जाने वाले वर्णों में नहीं है, तो कौन सा है जो तालु से नहीं बोला जाता है? तो ई। तो ये क्या है? ई तालु से बोला जाता है। और सा शक्कर को भी हम तालु से बोलते हैं। और जो जा है हम उसको भी तालु से बोलते हैं, लेकिन टा वर्ग को हम तालु से नहीं बोलते। टा को मूर्धन्य से बोलते हैं शायद। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं हमारे ई, ए और ए, बड़ी ई आती है, ये सब हाश्व स्वर हैं। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि कहलाती हैं शब्द। क्या होती हैं? शब्द। वर्णों के से निर्मित होती हैं स्वतंत्र और सार्थक ध्वनियां कहलाती हैं शब्द। कंठों से उच्चारण ध्वनि कौन सी है? तो कंठ से बोला जाता है का वर्ण। ज, फ और ओ ये क्या है भैया? हमारे आगत ध्वनियां हैं, बाहर से आई हैं, अलग अलग भाषाओं के, हिंदी की नहीं है। किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है? तो अनुनासिक का प्रयोग किया गया है हमारी चंद्रबिंदी में, चांदनी में, सॉरी। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ओम में कौन से स्वर का उपयोग उदाहरण दिया गया है? तो ये दिया गया है भैया हमारे प्लुप्त का उदाहरण। किस स्वर की मात्रा में रा के साथ नहीं लगाई जाती? किस स्वर की मात्रा रा के साथ नहीं लगाई जाती? तो ये होती है हमारी ऋषि। रा के साथ ऋषि कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। आ के साथ लग जाएगा, ऊ के साथ लग जाएगा, ई के साथ लग जाएगा, लेकिन ऋषि के साथ नहीं लगता। बोलते समय स्वरों का जो आयोग और अवरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुतान कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की मात्रा कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन मिलकर बनते हैं 4। वर्ण ध्वनियों में डैश के रूप होता है, तो जो वर्ण ध्वनियां होती हैं इनका रूप कैसा होता है? तो ये होती हैं हमारी मौखिक, लिखित होती हैं। जो वर्ण ध्वनियां होती हैं वो कैसी होती हैं? लिखित होती हैं। किन स्वरों की मात्रा रा के साथ मध्य में लगाई जाती है? तो रा के साथ मध्य में लगाई जाने वाली मात्रा कौन सी है? तो ऊ है। ऊ के साथ मध्य में लगाई जाती हैं, लेकिन ऋषि साथ आती नहीं है। दंत से उच्चारण वर्ण कौन सा है? तो दांत से हम बोलते हैं ता वर्ग। ऊंट से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है? तो हम ऊ से बोलते हैं पा वर्ग। का, ख, ग, घ, ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ये हम कंठ से बोलते हैं, डी इसका सही है। इसका हमें वर्णों का मेल बनाना है, तो ऊ पूरा आ जाएगा, तो सब में ऊ दिया है। दा आदा आ जाएगा और ये बनेगा, तो बनेगा उद्यान, भी सही है। निम्नलिखित में से किस स्वरों के अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा? तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया, मतलब एक ही बिंदी आएगी, तो गंदा में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। और अनुनासिक है अपना गांव, और निरुनासिक है ये ग्राह। किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है? तो हमारे स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक उच्चारण में क्या अंतर होता है? तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताने हैं हमें। स्वरों में हवा निकलती है, नाकों में हवा निकलती है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है। जो अनुस्वार होते हैं इसमें क्या होती है? हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। और अनुनासिक में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, तो अनुनासिक होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर हमारे व्यंजनों के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो मौखिक भाषा की सबसे मूलभूत इकाई होती है ध्वनि, और लिखित की होती है वर्ण।
निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह कौन सा है? तो अनुनासिक है हंस। किसमें? चंद्र बिंदी आती है अनुनासिक में। नाक और मुख से दोनों से हवा निकलती है, अनुनासिक। गा वर्ण का उच्चारण कहाँ से बोला जाता है? तो ये दंत से बोला जाता है। का ख ग मतलब दांत से इनको बोला जाता है। ता थ द ध न ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो ता वर्ग हमारे बोलते हैं अपन, ये क्या है हमारा? ऊष्म तो है ही नहीं, स्पर्श व्यंजन है। आंसर है डी, क्योंकि का से लेकर माँ तक सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। माँ वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो माँ वर्ण का उच्चारण हमारे होता है ओंठ और नाक से। माँ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? होंठ से और नाक से। ना वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो ना वर्ण का उच्चारण किया जाता है दांत और नाक से। माँ और ना दांत और नाक से ही बोले जाते, मतलब ना बोला जाता है दांत से और नाक से, माँ बोला जाता है ओंठ से और नाक से, नासिका से, है ना। ओ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओ का उच्चारण होता है हमारे कंठ से और होठ से, तो कंठोष्ठ इसको कहा जाता है। फा का प्रयोग कहाँ से किया जाता है? तो पा फा का होता है ओ से, ओठ से, ओष्ठ से। संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो कि संयुक्त स्वर से नहीं बना है? तो ये होगा हमारा ऋषि, किसी भी स्वर से नहीं बना है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या को कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है 3। अब आते हैं हिंदी वर्णमाला में समूह मूलतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो वर्णमाला में समूहों को बांटा गया है 2 भागों में, स्वर में और व्यंजन में। इसके साथ हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। कल लेकर आएंगे हम सेकंड चैप्टर। तो तब तक के लिए गाइस बाय, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।